दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों आज का विषय है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अगर इतिहास की हम बात करें तो एक समय हुआ करता था कि बंगाल में एक छत्र राज कांग्रेस का हुआ करता था और कांग्रेस बंगाल की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी वहां के राजनीतिक सत्ता के गलियारों में। परंतु समय धीरे धीरे बदलता गया और आज के हम राजनीतिक परिदृश्य से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि किस तरीके की राजनीति बंगाल में हो रही है और इसके पहले जो सरकारें थीं, जो टीएमसी के पहले जो वामपंथी सरकारें थीं, उन्होंने किस तरीके का काम किया है। तो दोस्तों, जब 1947 में देश को आजादी मिली तब पूरे देश में ही कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं था जो सत्ता के गलियारों में जिसकी खनक ना थी। सत्ता के गलियारों में केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जिसका पूरा एक छत्र राज था और वही एक छत्र राज बंगाल में भी था। तो 1947 से लेके 1967 तक कांग्रेस ने बंगाल में एक छत्र राज किया। और उस दौर में हम अगर जैसे उनके जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, और उनके बाद क्या ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कांग्रेस बंगाल की राजनीति से एकदम जड़मूल से धीरे धीरे करके साफ होती चली गई। और आज की अगर हम परिदृश्य की बात करें तो बंगाल में कांग्रेस का किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा है। और क्या कारण है इसका कि बंगाल में कांग्रेस अपना जो राजनीतिक अस्तित्व था उसको धीरे धीरे करके खत्म करती चली गई। तो जब डॉक्टर विधान चंद्र राय जब कांग्रेस के सीएम थे बंगाल में, तभी से स्थितियां बदलना चालू हो गई थी, क्योंकि जो नेतृत्व था वो दिल्ली पे केंद्रित था। नेतृत्व पूरा दिल्ली से किया जाता था। किसी भी तरीके की स्वच्छंदता किसी भी प्रदेश के नेता को नहीं दी गई थी और प्रदेश के नेताओं को किसी भी तरीके की अगर राजनीतिक स्वच्छंदता नहीं दी जाएगी, सारे अगर किसी भी तरीके के डिसीजन हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं, तो उन सारी चीजों को लेके अगर प्रदेश के जो नेता हैं अगर वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो यही स्थिति होती है। और यही स्थिति मूलतः अगर हम देखें तो कांग्रेस की ज्यादातर जितने भी प्रदेश हैं, हर प्रदेशों में जहां पे भी कांग्रेस की सत्ता अभी भी बाकी है वहां पे भी यही स्थिति है कि जो वहां के प्रदेश का जो नेतृत्व है वो एक तरफ से मुंह बाए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ, दिल्ली की तरफ मुंह उठाकर खड़ा रहता है, देखता है कि वहां से कब क्या आदेश मिलेगा और उस आदेश को हम अपने प्रदेश में उसकी अनुपालना करेंगे। तो यही स्थिति बंगाल में हुई। 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस ने बंगाल में एक छत्र राज किया। फिर आई बेरोजगारी की बात, फिर आई वहां पे और दूसरे तरीके की यूनियंस बाजी होना स्टार्ट हो गई और उदय हुआ वामपंथ का। 1967 में जब वामपंथ का उदय होना चालू हुआ तो वामपंथ के आते ही सबसे बड़े जो मुद्दे वामपंथ ने उठाए वो उठाए बेरोजगारी के, महंगाई के, किसान और मजदूरों के बीच में जो असंतोष था, उस सारी चीजों को लेके वामपंथ बंगाल की सत्ता में काबिज हुआ। बंगाल की सत्ता में काबिज होते ही सबसे पहले जो भूमि सुधार के जो कार्यक्रम थे वामपंथ ने किए, उसके साथ में लोगों को, निचले तबके के लोगों को उनके अधिकार, इस तरीके की बातें करके वामपंथ ने बंगाल में 34 साल राज किया। तो अब 34 साल राज करने के बाद जब 2006 के आसपास जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का समय आया, शुरू में ज्योति बसु जी ने वहां पे अच्छा खासा शासन किया, काफी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। और जब वहां की अर्थव्यवस्था और वहां की जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलना चालू हुई, तब आखिरी के क्षणों में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी
ने वहां पे सत्ता जब संभाली, और सत्ता संभालने के साथ में ही वहां पे बढ़ती हुई बेरोजगारी, वामपंथ के लिए लोगों का जो असंतोष, ये सारी चीजें जब बढ़ी, तो वामपंथ को वहां बंगाल में काम करने में काफी मुश्किलें आने लगी। और सबसे बड़ा जो वामपंथ का जो एक निगेटिव पॉइंट था कि किसी भी तरीके के रोजगार, किसी भी तरीके की इंडस्ट्रीज वहां पे वामपंथ नहीं लगा पाया। और जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी 2006 में मुख्यमंत्री बने, तब तक उन्होंने बंगाल में कुछ उद्योग, नए उद्योग लगाने का कुछ उद्देश्य से कुछ काम किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी बीच में जन्म हुआ ममता बनर्जी की राजनीति का। ममता बनर्जी मूलतः कांग्रेस की नेत्री रही। कांग्रेस की छत्र छाया में उन्होंने बंगाल में काफी बड़े आंदोलन किए, सारी चीजें की, परंतु जिस तरीके का फ्री हैंड बंगाल में ममता बनर्जी चाहती थी, उस तरीके का फ्री हैंड कांग्रेस तब भी नहीं दे पाई। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि हम बंगाल में अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, और उन्होंने खुद की पार्टी बनाई टीएमसी, और कूद पड़ी चुनाव में। 2006 में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का जब मुख्यमंत्री बने, तब तक वामपंथ की जड़ें काफी कुछ सरक चुकी थी, और उन सरकी हुई जड़ों को बहुत अच्छे तरीके से कुरेदने का, उखाड़ने का काम ममता बनर्जी ने सड़कों पे किया। बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। उसमें से एक बहुत फेमस आंदोलन है, जिसको नंदीग्राम का आंदोलन कहते हैं। सिंगूर, जो वहां पे एक प्लांट लगने वाला था टाटा का, उस टाटा के प्लांट को नहीं लगने दिया, और ये कह के नहीं लगने दिया कि इससे हमारा किसानों की जमीनें चली जाएंगी, जबकि प्लांट काफी कुछ बहुत बड़ी मात्रा में खर्चा हो चुका था, प्लांट लग चुका था, उसके बावजूद वहां से टाटा को अपना प्लांट हटाना पड़ा। और 2013 में 2011 में सत्ता में आती हैं, 2011 में आखिरकार सत्ता में आती हैं ममता बनर्जी, और 2011 से लेके अभी 2025 खत्म होने तक, और 2026 में हमको जैसा पता है कि 2026 में बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। 2011 से जब ममता बनर्जी सत्ता में आई, तो जिन कारणों से वो सत्ता में आई थी, उन्हीं कारणों से वो सत्ता से जाती हुई दिख रही है। आज 3 बार से मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने 3 बार से मुख्यमंत्री रहते हुए बंगाल को क्या दिया, अगर कोई ये पूछे तो कोई नहीं बता पाएगा कि बंगाल को क्या मिला। ना अच्छी सड़कें मिली, ना रोजगार मिले। जो कल कारखाने लगे हुए थे, जूट के जो बड़े बड़े व्यापारी जो थे, जो जूट के जो कारखाने लगे हुए थे, वो सब धीरे धीरे करके बंद हो गए हैं। अगर वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस देखे जाएं तो बहुत ही बुरी स्थिति है। महिलाओं के अगर अंदर असंतोष है तो बहुत, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, अगर महिला सुरक्षा को लेके अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा लोग महिलाएं अपने आप को वहां पे असुरक्षित महसूस करती हैं। और पिछले 15 सालों में टीएमसी ने भी वही काम किए जो काम इसके पहले वाम दल कर रहे थे। लेफ्ट की जो पार्टियां थीं, लेफ्ट की पार्टियों ने भी वही काम किया था। उसी तरीके का अत्याचार, उसी तरीके का पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, उसी तरीके के गुटबाजी, उसी तरीके का कल्चर्स, उन्हीं सारी चीजों को ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया। जिन सारी चीजों का विरोध करके ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो ममता बनर्जी सत्ता में आने के पहले जिस चीज का बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सभी लोगों के बीच में कहती थी, घुसपैठिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आज ममता बनर्जी को घुसपैठिए उतने ही अच्छे लग रहे हैं। इनके अच्छे लगने का कारण कुछ और नहीं है, इनके अच्छे लगने का कारण केवल एक ही है, राजनीतिक हित। केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं घुसपैठ के नाम पे, जो सत्ताधारी दल टीएमसी है उसके द्वारा।
अब जब से एसआईआर स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा विचलित अगर कोई भी सरकार है, तमिलनाडु में भी एसआईआर हो रहा है। तमिलनाडु में भी विपक्ष की सरकार है, कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां पे आपने कोई हो हल्ला नहीं सुना होगा। आपने बिहार में एसआईआर होते हुए देखा, वहां पे बीजेपी की ही एनडीए गठबंधन की सरकार थी, लेकिन किसी भी तरीके का हो हल्ला उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके का हो हल्ला और जिस तरीके की एसआईआर में कैसे धांधली कर दी जाए, इस तरीके के जो प्रयोग हैं, वो जो टीएमसी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें आने वाले समय में बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी। और अगर टीएमसी इस बार सत्ता बचा पाई, जो चीज बहुत ही मुश्किल लग रही है, जो चीज बहुत ही मुश्किल लग रही है कि इस बार टीएमसी सत्ता सरकार नहीं बचा पाएगी। इसका कारण सबसे बड़ा जो कारण है कि टीएमसी का काडर खुद अंदर से इस बात से बहुत ज्यादा असंतुष्ट है कि जिस तरीके की जो सिचुएशंस हैं उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। जिस तरीके के बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो नृशंस हत्याएं, जो नृशंस अत्याचार हो रहे हैं, उन सारी चीजों का इम्पैक्ट बंगाल में जरूर पड़ेगा और इसका कोई जवाब नहीं है बंगाल में व पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के पास में। हिंदू एकत्रित होता दिख रहा है, हिंदू एकजुट होता दिख रहा है, और ये सारी चीजें बयानबाजियों से, जिस तरीके की बयानबाजी टीएमसी कर रही है, जिस तरीके से उनका एक तरफा हिंदुओं की तरफ जो झुकाव है, चाहे वो जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे वो महाकाल मंदिर हो, चाहे वो दुर्गा जी का बड़ा मंदिर बनाने की बात हो, और ये सारी जो क्रियाकलाप हैं, ये क्रियाकलाप दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी अपनी जमीन सरकती हुई समझ में आ रही है। ममता बनर्जी बिल्कुल खाटी नेता है। ममता बनर्जी से अच्छी राजनीति मुझे नहीं लगता कि अभी भी आज के भी राजनीतिक परिदृश्य में कोई कर सकता है, लेकिन अब ममता बनर्जी की राजनीति हाशिए पे जाती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी का काडर, ममता बनर्जी का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस इतने दिनों से हुई हैं, जिनके कारण ममता आरजीकर कॉलेज, अभी एक कॉलेज था आसनसोल का था शायद, वहां पे, और जिस तरीके के महिलाओं के साथ में जो अत्याचार और महिलाएं जिस तरीके से असुरक्षित हैं, बेरोजगारी एकदम चरम पे है, पलायन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से है, किसी भी तरीके के नए रोजगार नहीं है। अगर आप सड़कों की व्यवस्था देख लें, अगर आप बाकी सारी चीजें देख लें, तो बंगाल में स्थिति बहुत बुरी है। और जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को ममता बनर्जी ने ग्राउंड पे उतारा है, वो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एसआईआर को बैकडोर एनआरसी बोला है, और जो जो नए कानून, जो कानूनों में बीजेपी सरकार ने संशोधन किया है, जो घुसपैठियों के लिए जो कानून में नया संशोधन किया है, कि पहले हुआ करता था कि अगर आप घुसपैठिया है तो सरकार को सिद्ध करना होगा कि आप घुसपैठिया हैं। अब कानून बदल चुका है, सितंबर 2024 से वो कानून लागू हो चुका है कि अब आपको ही सिद्ध करना होगा कि आप घुसपैठिया नहीं हैं। मतलब ओनस अब विक्टिम के ऊपर में होगा कि आपको सिद्ध करना है कि आप घुसपैठिया नहीं हैं। और अगर जो उस घुसपैठियों को यहाँ पे घुसपैठ कराने के बाद यहाँ पे उसको रखने, यहाँ पे उसको बाकी सुविधाएं मुहैया कराने में जो भी उसका सहयोग करेगा, वो भी जेल जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत बुरी तरीके से जो घुसपैठ और जो घुसपैठ को सपोर्ट करने वाले जो तंत्र हैं, उसमें घर कर चुकी है कि हम जाएंगे, हमारा समय लगता है नजदीक है, अगर ममता दीदी की सरकार नहीं बनी तो। और जिस तरीके से एसआईआर के जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको 1,30,00,000 के करीब करीब लोगों को संदिग्ध पाया गया है कि इनके जो डॉक्यूमेंट है वो संदिग्ध डॉक्यूमेंट है, तो उनकी स्क्रूटनिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें धीरे 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 करके इकट्ठा होती चली जा रही हैं। और जो बंगाल में ममता बनर्जी के जिस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, आप अभिषेक बनर्जी को देख लीजिए, इन सारे लोगों के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में जमीन सरकती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, हम आने वाले समय में अब बंगाल के ऊपर में स्पेशली
कुछ डेटास के साथ में, स्पेशल कंटेंट के साथ में आपके साथ में नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे। और अभी के वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।